हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जैसे मैं ट्विटर पर अपने कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, मीन्स जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो अपने फेलो ट्रेडर्स हैं, उनके रिमार्क्स, कमेंट्स, वो सब चीज़ रीड करता हूँ यूट्यूब पर भी। तो एक क्वेश्चन जनरली सभी कह रहे हैं, विवेक भाई, कि जब स्टॉक मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं, दोज आर सेफ कंपनीज, सो व्हाई आर यू ट्रेडिंग इन अदानी स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, खासतौर से ये स्विंग ट्रेडिंग जो क्विक ट्रेड है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऑफ कोर्स मैं भी इस बात को मानता हूं कि मैंने अदानी स्टॉक्स में काफ़ी ट्रेड किया, और वो सारे जो जितने भी ट्रेड्स थे वो सारे प्रॉफिटेबल भी रहे। तो जैसे हम में से कुछ लोग अभी ट्विटर पर शायद मुझे फॉलो नहीं करते होंगे, तो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर जैसे ही मुझे इमीडिएटली कुछ सामने सिखाने का मन होता है कि हम इस तरह के स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे वी कैन कीप ऑन बाइंग, और फिर इमीडिएटली जैसे ही सारे स्टॉक्स, सारी ही बाइंग्स, हमारी पार्ट्स में जो बाइंग्स की हैं वो प्रॉफिट में आ जाएं, तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर दूसरे किसी स्टॉक में सेम स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि विवेक का, वो बात ठीक है, लेकिन व्हाई अदानी स्टॉक्स ओनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये रिस्की स्टॉक्स में क्यों ट्रेड कर रहे हो? तो इस तरह के क्विक ट्रेडिंग के लिए जो मेरा सेटअप है, जो मेरी मेथोडोलॉजी है कि किस तरह के स्टॉक्स में इस तरह से फास्ट ट्रेडिंग किया जाए, उसके लिए 3 पॉइंट्स का होना इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल 3 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर आपके साथ बाय या सेल करने की। जो कुछ भी आपने ट्रेड करना है, अपने हिसाब से ट्रेड करना है। सेकंड, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और ट्विटर पे भी फॉलो कर लें फॉर क्विक अपडेट्स, फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो यहाँ पर जो 3 कंडीशंस हैं टू सिलेक्ट ए कंपनी फॉर क्विक ट्रेड्स। सबसे पहले, स्टॉक प्राइस रिसेंटली कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा नीचे आया हो, यानी कि स्टॉक्स क्रैश हुए हों, और जब स्टॉक प्राइसेस क्रैश हुए हों तो वहाँ पर बिजनेस या फाइनेंशियल्स में कुछ भी इम्पैक्ट ना हो। तो देखो, यहाँ पर इस तरह की एक यूनिक सिचुएशन आना वो हमेशा नहीं होता, वो बहुत ही रेयर होती है, कि जब ना तो बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट है, ना ही उसके फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट है, यानी कि ना तो फंडामेंटल कोई इम्पैक्ट है, ना तो उनके नेट प्रॉफिट कम हुए हैं, ना ही उनकी सेल्स कम हुई है, ना ही उनके ऊपर डेट ज्यादा हुआ है इमीडिएटली, मींस अभी जब से ये कोई भी इवेंट हुआ हो, यानी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर और उनके रेवेन्यू पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, उनके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, एज इट इज चल रहा है सब कुछ। लेकिन जस्ट बिकॉज सेंटिमेंट्स खराब हुए, इस वजह से स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ हो। क्रैश का यहाँ पर मीनिंग क्या है? यहाँ क्रैश का मीनिंग है कि स्टॉक प्राइस 30, 40, 50%, 60%, इवन मोर देन दैट यहाँ पर नीचे आया हो, 70, 80% भी नीचे आया हो। तो अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं एट प्रेजेंट, यहाँ पर ये कंडीशन सीधी सीधी अप्लाई होती है कि जितने भी स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आए हैं मोर देन 50%, वो सारे ही सारे सिर्फ और सिर्फ एक सेंटीमेंट्स की वजह से आए हैं, ना तो बिजनेस में कोई चेंज है और ना ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ पर मीट होती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि इतने क्रैश के बाद आपका जो स्टॉक प्राइस है वो एक फेयर वैल्यूएशन पर आ गया हो टेक्निकली, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जब इस तरह के बड़े क्रैश आते हैं तो वो बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, वो डिटेक्ट होती है, या तो वो तब आते हैं, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंपैक्ट होता है, वो तब आते हैं, तो उनकी फेयर वैल्यूएशन का यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। लेकिन अदानी के केस में यहाँ पर ऊपर से चीजें नीचे आई, और जो इनमें से कुछ स्टॉक्स 50, 60, 70 के पीई पर चल रहे थे, फॉर एग्जांपल एसीसी, अंबुजा, अदानी विलमार जो 100+ यहां पर पहुंच गया था, एंड अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, ये सारे करेक्ट होकर सस्ते हो गए हैं। अब वो सस्ते कितने हो गए हैं? ये ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन पर आ गए, जिस वैल्यूएशन पर बाकी सारी कंपनीज जनरली ट्रेड करती हैं, बड़ी कंपनीज। तो सेकंड कंडीशन यही है कि नीचे आने के बाद वो आपको फेयर वैल्यूएशन पर नजर आए। अब जब वो फेयर वैल्यूएशन पर नजर आ गए, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेक्निकली ऊपर से करेक्ट भी हो गया और नीचे फेयर वैल्यूएशन पर आ गया, तो हमारा जो यहाँ पर रिस्क है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसका ऐसा नहीं है कि उसके बाद में और नीचे नहीं जा सकते, और नीचे जा सकते हैं, और दैट इज व्हाई आई एम नॉट बाइंग एनी ऑफ दीज स्टॉक्स इन ए सिंगल शॉट। जैसे जैसे मैंने ट्विटर पर अपडेट भी किया कि जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा मैं पार्ट्स में धीरे धीरे बाय करता जाऊंगा, और जैसे ही ऊपर आने के बाद में सारी पोजीशंस ग्रीन हो जाएगी, इमीडिएटली सारे स्टॉक से एक ही बार निकल जाएंगे और सब में प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट था। दूसरा कि
फेयर वैल्यूएशन पर स्टॉक्स आ जाने चाहिए। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत बार क्या देखा गया है कि जब ऊपर से स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाए, क्रैश होने के बाद में वो फेयर वैल्यूएशन पर भी आ जाए, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक डेड स्टॉक्स हो जाते हैं। डेड स्टॉक्स इन द सेंस कि उनमें मूवमेंट खत्म हो जाती है। एक ही दिन में 5% की मूवमेंट ना तो अपसाइड पर आती है, ना ही नीचे की साइड पर आती है। तो उन स्टॉक्स में क्विक पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहां पर थर्ड कंडीशन ये है कि इनमें मूवमेंट भी अच्छी खासी रहनी चाहिए। इवन दो फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई कि स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया, और स्टॉक प्राइस जब क्रैश हुआ तो बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं था, फाइनेंशियल पर इंपैक्ट नहीं था। सेकंड कंडीशन वो फेयर वैल्यूएशन पर आ गए। एंड थर्ड कंडीशन है कि इनमें अभी भी मूवमेंट अच्छी खासी हो रही हो। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है थ्री कंडीशंस का। यहां पर थ्री कंडीशंस कौन सी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ऊपर से स्टॉक प्राइस का क्रैश होना विदाउट एनी चेंज इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स, सेकंड फेयर वैल्यूएशन पर आ जाना, एंड थर्ड यहां पर मूवमेंट होना, मूवमेंट अच्छी खासी मूवमेंट होना। तो जब यहां पर 4-5% की मूवमेंट होती है कि या तो किसी दिन अपर सर्किट लगेगा या किसी दिन लोअर सर्किट लगेगा, दोनों में से कुछ एक होने वाला है। तो यानी कि स्टॉक प्राइस है तो 5% ऊपर जाने वाला है, या स्टॉक प्राइस 5% नीचे जाने वाला है। और 5% से ज्यादा एक दिन में जा नहीं सकता, क्योंकि 5% का यहां पर लोअर सर्किट है। तो अगर आपने 5% डाउन पर खरीद लिया तो फॉर द डे आपका लोएस्ट प्राइस पर बाइंग हो गई। अब अगर नेक्स्ट डे फिर से हो गया तो लोएस्ट प्राइस पर फिर से बाइंग हो गई, लोएस्ट फिर से हो गया, लोएस्ट प्राइस पर फिर से बाइंग हो गई। तो यहां पर 5% के लोअर सर्किट होते क्यों हैं? यहां पर 5% के लोअर सर्किट इसलिए ही होते हैं ताकि ऑपरेटर सिर्फ यहां पर एक ही लेवल पर खूब सारी क्वांटिटी को परचेज कर सके, और उसका कोई रीजन नहीं होता। क्योंकि जैसे ही लोअर सर्किट लगता है, इवन दो दिस इज ओनली ऑफ 5%, यहां पैनिक क्रिएट होता है। और वो पैनिक किसके लिए होता है? उस पैनिक में कभी भी जो बड़े यहां पर ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो कभी भी पैनिक में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है इफ स्टॉक प्राइस इज डाउन बाय 70%, 80% एंड देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स, तो पैनिक का तो यहां पर क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। यहां पर पैनिक का क्वेश्चन तभी होना चाहिए जब बिजनेस में चेंज हो, बिजनेस बेकार हुआ हो, या फाइनेंशियल्स बेकार हुए हो, प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर खराब हुई हो, या कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो इन तीनों कंडीशंस जहां पर मीट हो जाएं, ये जनरली इस तरह के इवेंट्स रोज रोज नहीं आते, ये मौके रोज रोज नहीं आते। अब ऐसी डल मार्केट में जब किसी भी दूसरी कंपनी में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बात को काफी फेलो ट्रेडर्स का यहां पर क्वेश्चन है, विवेक भाई, जब यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इस तरह की बड़ी कंपनीज आपको एक रीजनेबल पी पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, तो उनमें ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? यू आर राइट, उनमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन वहां मूवमेंट नहीं है, और एक ट्रेडर को बिना मूवमेंट के वो कुछ नहीं कमा सकता। एक ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए स्टॉक प्राइसेस में। अब यहां पर इन इवेंट्स की वजह से वैल्यूएशन भी फेयर है, क्रैश भी हो गया है, तो आपकी सेफ्टी पहले से आ गई, चेंजेस बिजनेस में कुछ नहीं है, फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं है, और आपको मूवमेंट मिल रही है। सो दीज आर द रीजंस दैट आई एम ट्रेडिंग इन अदानी स्टॉक्स नाउअडेज। तो यहां पर अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आए, देन अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें और उस बात को जानने की कोशिश करें, तो हमें सही रास्ता मिलता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अदानी भाई से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन उनसे नफरत भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हमें नफरत करने की जरूरत हो या उनको चोर बोलने की जरूरत हो। अगर हम उनको चोर बोल रहे हैं तो शायद बिना किसी वजह से बोल रहे हैं, बिना किसी रीजन के बोल रहे हो। जहां तक ये बात है कि मोदी जी उनके साथ हैं, तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, एक बार उठाकर देखो, उस टाइम पर जो हमारे मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड सोनिया गांधी जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पर ही उनके सारे यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुए थे, और उसी टाइम पर वो ऑस्ट्रेलिया में माइंस पर माइंस परचेज कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में प्लांट लगा रहे थे। और जब वहां पर जहां भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के टाइम पर यहाँ पर उनको बिजनेस मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार थी। सो यहाँ हमें बिजनेस को प्रोस्पर अगर किसी का हो रहा है तो उस चीज को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक नंबर देख रहा था यहाँ के अदानी जी के ग्रुप में ऑलमोस्ट 27,000 एम्प्लॉइज हैं। 27,000 एम्प्लॉइज इंडिया में होने का मतलब है 27,000 परिवारों को रोजी रोटी मिलना, और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार होना, और गवर्नमेंट को एक लार्ज स्केल पर जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का मिलना। तो यहां इन चीजों को अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो कामयाब लोग हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे, तभी हमारे मन में उनसे कुछ सीखने की भावना आएगी, और तभी हम उन लोगों से सीख पाएंगे। अगर हम बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं उनको अगर नफरत करेंगे,
तो यूनिवर्स भी इस बात को देख रहा है कि इनको बड़े लोग अच्छे नहीं लगते हैं तो इनको बड़ा मत बनाओ, इनको सक्सेसफुल लोग अच्छे नहीं लगते हैं तो इनको सक्सेसफुल मत बनाओ। वेयर एज अगर हम सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पर रेस्पेक्ट देंगे तो यूनिवर्स भी इसी चीज को देखेगा कि इनको सक्सेसफुल लोग अच्छे लगते हैं, ये उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो इनको ऐसा बनाओ। यूनिवर्स हमें वही चीज देता है जिस चीज की हम यहाँ पर रेस्पेक्ट करते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चीज हम इस लाइफ में चाहते हैं हमें उस चीज को रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो अगर मार्केट को हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट हो तो यहाँ पर जो बने हुए सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लिखे हुए डॉक्ट्राइन्स हैं, तो उनको एक बार अच्छे से सीखने की कोशिश करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेशान होने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कोशिश करूंगा फिर से रेगुलर वीडियो बनाने की, क्योंकि बीच बीच में कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, विवेक भाई आप रेगुलर वीडियो नहीं बनाते, और कई बार मैं उस बात का जवाब भी देता हूं कि प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता दैट एवरीडे यहाँ पर वीडियो बनाया जाए। और इस चीज को लेकर मैं भी एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि जब चैनल पर 2,70,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो सभी डेली वीडियो क्यों नहीं देखते? क्योंकि व्यूज तो उतने नहीं होते। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं भी समझता हूं कि एवरीबडी कैन नॉट वॉच द एवरी वीडियो एवरी डे इन द सेम मैनर। आई कैन ऑल्सो नॉट मेड वीडियोस एवरी डे कंटिन्यूअसली। तो ये प्रैक्टिकलिटी है, समझने की जरूरत है। 500 से ज्यादा वीडियोस हैं चैनल पर। देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।